देखिए, भारत के जो क्रांतिकारी नेता रहे, जिनका इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, उनके बारे में यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, कुछ अच्छे भी हैं। आज लेकिन मैं जो क्रांतिकारियों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें आपको एक नया डायमेंशन यूपीएससी के लिए मिलेगा। क्योंकि कुछ ही समय पहले 2023 में एक बहुत ही पॉपुलर किताब छपी थी और उस किताब का नाम था रेवोल्यूशनरीज, जिसको लिखा था भारत के मशहूर क्रांतिकारी नेता सचिन सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल के। आई थिंक वो एक जनरेशन से आते हैं, उन्हीं की पीढ़ी से आते हैं, जिनका नाम है संजीव सान्याल। और संजीव सान्याल नाम आपने काफी बार सुना भी होगा। भारत के प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, उसके ये नोटेबल मेंबर भी हैं और क्रांतिकारी लिंकेज है इनका। इनके ग्रेट 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 अंकल जो हुआ करते थे, सचिंद्रनाथ सान्याल, संजीव सान्याल के ग्रेट 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 अंकल, वो भारत की काफी सारी क्रांतिकारी गतिविधियों से भी संलग्न थे। अब इन्होंने क्या करा है, संजीव सान्याल साहब ने 2023 में किताब लिखी भारत के क्रांतिकारियों के बारे में, और उसमें कुछ ऐसी बातों को करा, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को दिया जो क्रांतिकारी नेताओं के बारे में हमारा अभी तक परसेप्शन था या जो हमने पढ़ा था, उस सोचने के तरीके को चैलेंज करता है। और इस किताब से उन्होंने यह प्रयास किया है कि क्रांतिकारियों को, एक आम भारतीय को देखने का जो नजरिया है, उसमें एक मूलभूत अंतर आए, एक फंडामेंटल अंतर आए। और काफी बातें उन्होंने वहां पे लॉजिकल भी की हैं। अगर आप क्रांतिकारी नेताओं को एक एक करके याद करने की कोशिश करते थे यूपीएससी की तैयारी करते हुए, और अगर आप क्रांतिकारी घटनाओं को एक एक करके याद करने की कोशिश करते थे, तो उन्होंने जो अपनी किताब में कनेक्शन बिल्ड किया है, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और हमें चीजों को समझना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि चीजों को अलग अलग याद करें, उससे बेटर चीजों को एक साथ याद करना ज्यादा सरल होता है, ज्यादा सिंपल होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आपको कवर कराऊंगा, जो उनकी किताब में एक नया विचार दिया है क्रांतिकारियों के बारे में। वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी देखेंगे। शुरुआत के 10 से 15 मिनट कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देखेंगे, लेकिन यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ हमें फैक्चुअल समझ भी होना चाहिए, इस अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मित्रों, हम अनुशीलन समिति, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, बरहाश बिहारी बोस, इनके बारे में पढ़ेंगे। रास बिहारी बोस आप लोग जानते होंगे, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, फिर गदर पार्टी, फिर ये जापान गए, फिर इन्हीं की बदौलत सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का भी गठन कर पाए थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सचिन सान्याल के बारे में पढ़ेंगे, जिनके ग्रेट, मतलब एक तरीके से जिनकी ही जनरेशन में संजीव सान्याल आए, उन्होंने एक किताब लिखी, हम गदर पार्टी, लाला हरदयाल भाई परमानंद के बारे में पढ़ेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल को जब आप याद करते हैं तो काकोरी कांड आपको याद आता होगा, और राम प्रसाद बिस्मिल का भाई परमानंद। तो मैं आपको कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं, ये सब चीजें आपस में कनेक्ट होंगी। ये सारी चीजें, सारे इंस्टीट्यूशन अनुशीलन समिति से कनेक्ट होंगे सर एंड में, और आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। तो अपन दोनों तरीके की नॉलेज की बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। हम कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे, फैक्चुअल भी देखेंगे। सबसे पहले 10 मिनट कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देखते हैं, ताकि फिर फैक्चुअल पार्ट को समझना अपने लिए आसान हो। देखो, भारत में मित्रों टोटल कितने तरह के आंदोलन चले, जल्दी से इसको देख लेते हैं। 3 तरह के आंदोलन चले। एक तो महात्मा गांधी के द्वारा लीड करे जाने वाले गांधीवादी आंदोलन, एक थे उग्रवादी आंदोलन, जिसको बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने लीड करा, और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रवादी आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट आता है 1905 का। इसमें 1916 का होम रूल मूवमेंट आता है। तो एक गांधीवादी आंदोलन थे, एक उग्रवादी आंदोलन यानी कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थे, और तीसरे तरह के जो आंदोलन थे वो क्रांतिकारी आंदोलन थे। अब देखिए, हो क्या रहा है कि गांधीवादी आंदोलनों की यदि मैं विशेषता की बात करूं कि महात्मा गांधी ने जिन आंदोलनों को करा, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को करा, असहयोग आंदोलन। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को करा 1930 में, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को लीड करा 1942 में, 1942 में।
महात्मा गांधी के आंदोलन की विशेषता क्या होती थी? अहिंसा होती थी। कई बार तो महात्मा गांधी ने खुद ने कमिट कर दिया देश को कि आप लोग 1 साल तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लगे रहिए, असहयोग आंदोलन को चलते रहने दीजिए, 1 साल में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो 1921 में महात्मा गांधी ने बोल दिया 1 साल में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर जब 5 फरवरी को चोरी चोरा कांड हुआ और उसमें हिंसा हो गई, तो महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया। तो अहिंसा इनके आंदोलन की एक विशेषता थी। सत्याग्रह इनकी विशेषता थी। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने पार्टिसिपेट करा। और इनके आंदोलनों की विशेषता यह थी कि इनके आंदोलनों में एक प्रकार की योजना होती थी, एक प्रकार की प्लानिंग होती थी। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करा, कब लॉन्च करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? 12 मार्च को शुरू करा था। डांडी मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 12 मार्च से शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने से 10 दिन पहले ही इन्होंने 2 मार्च को इरविन साहब को एक पत्र लिख दिया था, जो उस समय के वायसराय थे, और यह कह दिया था कि मैं आज से 10 दिन बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने वाला हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने वाला हूं, और मैं नमक कानून को तोड़ने वाला हूं। जो आपने नमक के ऊपर टैक्स लगाया उसको मैं तोड़ने वाला हूं। तो योजना है, पूरी चल रही है, एकदम प्लानिंग चल रही है, आपकी प्रिपरेशन चल रही है। वायसराय को पहले ही पत्र लिख दिया कि मैं करने वाला हूं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च। तो एक प्रकार की योजना है। फिर महात्मा गांधी लोगों को पहले ही बोल देते थे कि भाई मैं ऐसा ऐसा आंदोलन शुरू करूंगा, तो आप अपने पदों से इस्तीफा दे दो, हमें सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कॉपरेशन यानी कि सहयोग नहीं करना है। महात्मा गांधी पहले ही बोल देते थे कि स्कूल और कॉलेजेस में जितने भी जाने वाले बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, पेरेंट्स उनको अपने स्कूल और कॉलेजेस में जाना बंद करवा दें, क्योंकि हमें ब्रिटिश का कॉपरेट नहीं करना है उनके साथ में। पहले ही बोल देते थे लॉयर से कि आप रेजिग्नेशन दे दें, और पहले ही बोल देते थे कि भैया मैं नमक कानून को तोड़ने वाला हूं। तो महात्मा गांधी के आंदोलन अहिंसा के ऊपर बेस्ड थे, और महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे वो एक प्रकार से संगठित थे, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड थे। वो एक योजनाबद्ध यानी प्लानिंग के तहत होते थे। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं प्लानिंग के, और अभी मैं क्रांतिकारियों पे आ रहा हूं और संजीव सान्याल पे आ रहा हूं कि उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया है। तो अहिंसा के ऊपर आधारित थे, सत्याग्रह ऊपर आधारित थे, संगठित होते थे। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन होते थे वो उसमें किस प्रकार से वो ज्यादा प्लान्ड होते थे। तो महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले ही कांग्रेस की जो एंट्री फीस होती थी उसको करवा दिया एकदम 1/4। मतलब जितनी कांग्रेस की पहले फीस होती थी अब वो केवल 25% रहेगी। मतलब अगर आपको कांग्रेस का मेंबर बनना है तो आपको एक नॉमिनल फीस देनी होती थी। ये इसलिए देनी होती थी क्योंकि कांग्रेस के जो ईयरली सम्मेलन चलेंगे, समिट चलेंगे, उनका खर्चा वर्चा भी तो होगा ना। तो आप इसके मेंबर बनो और राष्ट्रीय आंदोलन में आप कंट्रीब्यूट करो। तो इसकी फीस उन्होंने 25% करवा दी। क्यों करवा दी? ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान कांग्रेस के मेंबर बन पाए। महंगी फीस होगी तो कौन बन पाएगा? सस्ती फीस होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग जुड़े उतना ही ज्यादा फायदा है। तो महात्मा गांधी के आंदोलन संगठित थे, ऑर्गेनाइज्ड थे, और उसके साथ साथ उसमें एक योजना होती थी, उसके साथ साथ उसमें एक प्लानिंग होती थी। यह महात्मा गांधी के आंदोलनों की विशेषता थी। अब देखिए, महात्मा गांधी के आंदोलन की विशेषता की तो हमने बात करी, लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिलेगी, कि जो संजीव सान्याल साहब के द्वारा जो अभी किताब लिखी गई है जिसका नाम है भारत के क्रांतिकारियों के ऊपर जो किताब आधारित है, इसमें उन्होंने एक बात यह की है कि भारत के क्रांतिकारी नेताओं के बारे में एक मिसकंसेप्शन, एक भ्रम है। और वो मिसकंसेप्शन ये है, एक भ्रम ये है कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए वो पर्सनल एक्ट ऑफ हीरोइज्म थे, यानी कि व्यक्तिगत वीरता के एग्जाम्पल्स थे, उदाहरण थे। तो भारत के इतिहास में ऐसा ही माना जाता रहा है। अगर आपने क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ा है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को अगर आपने पढ़ा है, तो क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट
किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, संगठित तरीके से नहीं हो रहे हैं, वो प्लानिंग उसमें उतनी नहीं है जैसे महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों में थी, और वो पर्सनल एक्ट ऑफ हीरोइज्म ज्यादा थे, व्यक्तिगत वीरता के उदाहरण ज्यादा थे। अब व्यक्तिगत वीरता के उदाहरण जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया। अब साइमन कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारत में आया नहीं था, भारत में प्रस्ताव साइमन कमीशन का आया। साइमन कमीशन आया 1928 में था, तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, कोई भी व्यक्ति उसमें भारतीय नहीं था। अब इसका विरोध करने में, हड़ताल करने में, साइमन गो बैक के नारे लगाने में लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। और ब्रिटिश भी जब भी कोई भी आंदोलन चलता था तो लाठीचार्ज वगैरह की परमिशन वो पुलिस वालों को दे देते थे। तो पुलिस वालों ने ये जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी लोग साइमन गो बैक के नारे लगाए रहते, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के चेस्ट पे, छाती पे एक बहुत तेज प्रहार होता है लाठियों का। सीनियर लीडर्स को भी ब्रिटिश ने उसमें नहीं बख्शा था, और लाला लाजपत राय की छाती पे इतनी तेज वो लगी कि कुछ ही दिनों बाद इसी घटना के चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना से, ये घटना कब हुई थी? ये नवंबर 1928 में घटना हुई, लाला लाजपत राय की डेथ। और लाला लाजपत राय की डेथ के बाद में 1 महीने बाद ही या कुछ ही समय बाद ही भारत के क्रांतिकारी नेता भगत सिंह ने इस बात का प्रण ले लिया था कि जिस व्यक्ति ने यह लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया है उसको हम असैसिनेट करेंगे। हालांकि वो मारना चाह रहे थे सॉन्डर्स को, गलती से मर गया था उसमें स्कॉट, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है, लेकिन यह पूरी घटना थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी की। तो एक ट्रेंड इतिहास में क्या चला है कि भगत सिंह का, क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हो गए थे और वो लोग उनको आइडियलाइज करते थे, उनको एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मानते थे, तो नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ हुई और उनकी मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस किया। तो मतलब हिस्ट्री में एक ऐसा ट्रेंड रहा है जो बोलता है कि भाई रातों रात यह घटना हो गई। लेकिन मित्रों, आप एक बात याद रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये भी क्रांतिकारी आंदोलन जो थे वो ऐसा नहीं था कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, ये भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड थे, ये भी पूरी तरह से संगठित थे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये संगठित नहीं थे। एक उदाहरण मैं आपको दे ही देता हूं, और यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स के आपके प्रश्नों की शुरुआत हो रही है। अनुशीलन समिति, आप एक बार बस 2 मिनट रुके, जो मैं पूरा आप लोगों के लिए ये एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, ओके? फिर मैं आपको एक्सप्लेन खुद भी करूंगा। तो 1902 में अनुशीलन समिति नाम की एक समिति, एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन होता है। अब ये सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है? ये सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसके तहत, जिसके अंडर में आप बहुत सारी गतिविधियां ब्रिटिश के खिलाफ प्लान करोगे, लेकिन गुप्त रूप से प्लान करोगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा तो वो सबके ऊपर अपने दमन का कुचक्र चलाएंगे, सबको सप्रेस कर देंगे। तो एक प्रकार की सीक्रेट सोसाइटी थी। हालांकि ये शुरुआत में एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, ये शुरुआत में एक प्रकार का जिम खाना हुआ करता था, और इस जिम में लोग बाग फिजिकल ट्रेनिंग लिया करते थे। और फिजिकल ट्रेनिंग लेने के साथ इस जिम में ये एक प्रकार का अखाड़ा हुआ करता था। अखाड़ा आपने सुना होगा, अखाड़ा आप लोग समझते होंगे जहां पे फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होती है, समझ में आ रहा है? तो ये अनुशीलन समिति का जो कॉन्सेप्ट था, ये एक जिम का कॉन्सेप्ट था, फिजिकल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट था, या एटलीस्ट क्रांतिकारी नेता बाहर से ऐसे ही दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश को पता ना लगे। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हुआ करती थी, बहुत सारी ब्रांचेस। तो ये अनुशीलन समिति जो थी, इसको फॉर्म किया गया था मेजरली, इसमें 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन था। और अब देखो लिंक कैसे कनेक्ट होगा, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन मैं 3 नाम यहां पे लिखूंगा। एक नाम था पी मित्रा, दूसरा नाम अनुशीलन समिति से जो जुड़े थे उनका नाम था अरविंदो घोष,
और इन्हीं के जो यंगर ब्रदर थे जिनका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन अनुशीलन समिति में रहा था, उनका नाम था बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष। तो ये पहली जनरेशन हो गई है, ये पहली पीढ़ी हो गई है क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति के अंतर्गत। जैसे अगर आपने महात्मा गांधी को एक पीढ़ी माना, तो महात्मा गांधी के सक्सेसर जवाहरलाल नेहरू उस लीडरशिप के सेकंड लीडर हो गए, और महात्मा गांधी के एक और सक्सेसर हुआ करते थे, कम से कम आध्यात्मिक सक्सेसर बोल लो आप या थॉट प्रोसेस में सक्सेसर बोल लो, उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। तो एक तरीके से पॉलिटिकल सक्सेसर, एक तरीके से महात्मा गांधी के जवाहरलाल नेहरू बने, लेकिन कई मायनों में उनके सक्सेसर आचार्य विनोबा भावे भी रहे थे। तो गांधी जी हो गए पहली लेवल की लीडरशिप, फिर उनके सक्सेसर निकल के आए, तो जनरेशंस हो गई। अब भाई साहब कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन क्रांतिकारियों की भी जनरेशन से डेवलप हो रही हैं, बिना ब्लड रिलेशन के डेवलप हो रही हैं। और वही क्वेश्चन इन्होंने करने की कोशिश की है कि ये क्रांतिकारी आंदोलन भी महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के जैसे संगठित था, प्लानिंग इसमें पूरी थी। अभी आप देखो 2 मिनट में आपको प्रूफ करता हूं मैं। तो ये इसकी फर्स्ट जनरेशन हुआ करती थी अनुशीलन समिति की। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अनुशीलन समिति जिम, फिजिकल ट्रेनिंग, अखाड़ा टाइप का कॉन्सेप्ट होता था। अभी कुछ ही दिनों पहले 2023 में एक केबीसी का वो हुआ था, मतलब लगभग 3,60,000 या 80,000 का प्रश्न था। उसमें पूछा भी गया था अनुशीलन समिति से रिलेटेड, और था अनुशीलन समिति जो एक अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, मतलब गुप्त रूप से चलने वाला क्रांतिकारी संगठन था, वो किस फ्रंट पे लीड करता था। वो एक बॉडी बिल्डिंग क्लब था, एक लाइब्रेरी थी, कवियों के लिए एक सोसाइटी थी, या एक थिएटर ग्रुप था। तो वो क्या था? एक बॉडी बिल्डिंग क्लब था, जिम था, अखाड़ा था। तो ये प्रश्न 2023 में भी पूछा गया था। आप देख सकते हो यूथ को जिम्नेजियम की ट्रेनिंग दी जाती थी। एटलीस्ट बाहर से क्रांतिकारी नेता ऐसा दिखाना चाहते थे, और अंदर इनकी पूरी योजना चल रही है ब्रिटिश को बाहर निकालने की। तो ये पहली लेवल की लीडरशिप हो गई। अरविंदो घोष, उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष, और इन लोगों ने फिर सेकंड लेवल की लीडरशिप को डेवलप किया। अनुशीलन समिति के अंदर ही एक सेकंड लेवल ऑफ जनरेशन को ये अपॉइंट कर रहे हैं। और उस सेकंड लेवल ऑफ जनरेशन में आपको जो नाम दिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है सचिन सान्याल, और उसी सेकंड जनरेशन में अनुशीलन समिति के अंदर जो बन रही है, वो सेकंड जनरेशन में अगला नाम जो है वो रास बिहारी बोस है। अब इंटरेस्टिंग होगा थर्ड लेवल की जनरेशन को देखना। ये सचिन सान्याल ही तो आगे चल के एचआरए के फाउंडर बनते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी बोलते हो। और ये एचआरए को बाद में भगत सिंह भी तो ज्वाइन करते हैं। आप लोग मेरी बात को समझ पाने? तो पी मित्रा, अरविंदो घोष और बारिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति की पहली जनरेशन थे। इन्होंने अपॉइंट किया सचिन सान्याल साहब को, और सचिन सान्याल साहब आगे चल के तीसरी जनरेशन से लिंक हो रहा है इनका भगत सिंह वाली से। समझ में आ रहा है आपको? और अगर आप रास बिहारी बोस की बात करो, तो ये रास बिहारी बोस गदर पार्टी में भी संलग्न थे, जो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति करने की प्लानिंग कर रही थी रास बिहारी बोस। ठीक है, इन्होंने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस तो किया ही सही, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, अभी अपन उसको पढ़ेंगे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ। और ये रास बिहारी बोस वो व्यक्ति हैं जो आगे चल के जापान में सुभाष चंद्र बोस की मदद करेंगे 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए का गठन करने में। तो अनुशीलन समिति से सब कुछ तो लिंक हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जो भारत में आरएसएस नाम का संगठन है जिसके फाउंडर हेडगेवार साहब थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, वो आरएसएस नाम का संगठन भी अनुशीलन समिति से प्रेरित था, क्योंकि फाउंडर हेडगेवार साहब महाराष्ट्र की अनुशीलन समिति के हेड थे। महाराष्ट्र की अनुशीलन समिति के हेड थे। 1930 में ये जो अनुशीलन समिति थी,
इसको छोड़ के इसके एक मेंबर सूर्या सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को फॉर्म किया। तो भले आप सूर्या सेन के द्वारा फॉर्म्ड इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात कर लो, भले ही आप हेडगेवार जी के द्वारा फाउंडेड आरएसएस की बात कर लो। आरएसएस में भी आज आपको अखाड़े का कॉन्सेप्ट दिखेगा, फिजिकल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट दिखेगा। वो अनुशीलन समिति से शायद प्रेरित है, क्योंकि उसका जेनेसिस वैसे हुआ है। हेडगेवार साहब शुरुआत में महाराष्ट्र में जो अनुशीलन समिति थी उसके हेड थे। आप अगर भगत सिंह को जोड़ना चाहते हैं तो भगत सिंह सचिन सान्याल से आगे चल के जुड़ते हैं, एचआरए को फाउंड करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनुशीलन समिति से जुड़ रहा है। और रास बिहारी बोस तो काफी एक्टिव मेंबर हुआ करते थे अनुशीलन समिति के। आगे चल के इन्होंने गदर पार्टी में भी बड़ी भूमिका निभाई और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने भूमिका निभाई। तो संगठन एक है और वहीं से सारी चीजें चल रही हैं। जनरेशंस बाय जनरेशंस लीडर्स में कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको जो बोल रहा था ना कि सचिन सान्याल साहब ने एक बहुत फंडामेंटल प्रश्न उठाया है कि भारत के लोग क्रांतिकारी आंदोलनों को देखते थे कि इंडिविजुअल एक्ट ऑफ हीरोइज्म में योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहे हैं, और ये तो ब्रिटिश की कोई एक एक्शन की रिएक्शन में हो रहे हैं। ब्रिटिश ने क्रिया करी, उसकी प्रतिक्रिया में क्रांतिकारी घटना हो रही है। जैसे ब्रिटिश ने क्या क्रिया करी, उनकी वजह से 1927 के नवंबर में 1928 के नवंबर में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, तो उसकी प्रतिक्रिया में भगत सिंह ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कर दिया या स्कॉट की हत्या कर दी, मारना सॉन्डर्स को चाह रहे थे। तो ब्रिटिश ने कुछ किया, उसकी प्रतिक्रिया में हमारा रिएक्शन हुआ। तो ऐसे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों को कि रातों रात होने वाली घटनाएं हैं, योजना नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। लेकिन आपको ये पूरी शाखाएं दिख तो रही हैं अब, और ये पूरा लिंकेज आपको अनुशीलन समिति से होते हुए दिख तो रहा है। इसके सेकंड जनरेशन के मेंबर बाद में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर रहे हैं। इसके सेकंड जनरेशन के जो मेंबर हैं सचिन सान्याल साहब, वो आगे चल के भगत सिंह के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो जनरेशंस बाय जनरेशंस काम चल तो रहा है योजनाबद्ध तरीके से। तो ये इस बुक ने एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे मन में रेज करने का प्रयास किया है। अब मुझे पता है कि ये पूरा जो मैंने अभी यहां पे लिखा है, ये आपके दिमाग में उतनी अच्छी तरीके से शायद अभी बैठा नहीं होगा, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट बता रहा था, अब जब हम फैक्चुअल पार्ट को कवर करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। हम आते हैं और ये भी आपका और क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके पहले बस एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अनअकैडमी के फाउंडेशन बैच 2025 के लिए शुरुआत हो रही है आप लोगों की, और वो शुरुआत हो रही है आपकी 19 तारीख की, ठीक है। और यहां पे आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाए हैं जो 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, मतलब आपका मेंस तक वैलिड रहेगा। वो लगभग 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि अभी हम एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं 6 महीने का 50% डिस्काउंट के साथ। इसकी लास्ट डेट आज है, आज ये ऑफर एंड हो जाएगा। तो ये इसकी प्राइस आप लोग मित्रों यहां देख सकते हैं। और अनअकैडमी पे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आपको सभी भाषाओं में कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, भले वो हिंदी हो, बाइलिंगुअल हो, इंग्लिश हो, आपको जो भाषा समझ में आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट मधुकर सर से आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इकोनॉमी बाइलिंगुअल मृणाल सर से पढ़ना है, सुविधा है। कभी कभी हो सकता है कि पॉलिटी आपको सिद्धार्थ सर से बाइलिंगुअल में पढ़ना है, या पॉलिटी आपको सरमत सर से इंग्लिश में पढ़ना है। तो सारे लैंग्वेजेस के बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, जिसमें टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस की विद एवेल्युएशन, वन ऑन वन मेंटरशिप से लेके काफी चीजें शामिल है। तो आप इस कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अनुज यूपीएससी मेरा कोड है। अब अपन आगे बढ़ते हैं मित्रों, अपन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। ओके, फैक्चुअल पार्ट पे थोड़ा सा अब हम ध्यान देंगे। अनुशीलन समिति के बारे में हमने कुछ कुछ चीजों को देखा, महात्मा गांधी के आंदोलनों की विशेषताओं को हमने देखा, रेवोल्यूशनरी आंदोलन क्यों होते थे थोड़ी देर में आऊंगा इस पे। अनुशीलन समिति के बारे में हम देख रहे थे, 1902 में इसका गठन हुआ था। जिम, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स ये हुआ करते थे। मैं डिस्कस जो ऑलरेडी कर चुका हूं उसके बारे में दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। जुगांतर नाम की इनकी एक ब्रांच होती थी, इनकी एक पत्रिका होती थी, वंदे मातरम नाम का इनका एक पत्रिका होती थी। और अरविंदो घोष अलोंग विथ हिज ब्रदर बारिंदो घोष, ठीक है, एक साहब थे जिनका नाम था
पी मित्रा साहब। तो 3 लोग इसमें मेन रहे हैं, इसके मेंबर्स कई सारे हैं, लेकिन अरविंदो घोष जब भी आप किसी भी बुक में देखोगे तो शायद अरविंदो घोष का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा अनुशीलन समिति में। उसके फाउंडर के रूप में या तो बारेंद्र कुमार घोष का नाम दिखेगा जो उनके ही भाई थे, या पी मित्रा का नाम दिखेगा, लेकिन बैक से इनका बहुत सपोर्ट था अनुशीलन समिति को। इनफैक्ट वीडी सावरकर भी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे उस समय, हालांकि वो लंदन में थे जब इसका गठन हो रहा था। तो अरविंदो घोष नाम आप याद रखें, बारेंद्र घोष जो इनके ब्रदर थे उनका नाम आप याद रखें, अनुशीलन समिति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसके वन ऑफ द मेन फाउंडिंग मेंबर पी मित्रा साहब भी थे। रास बिहारी बोस, मैंने आपको जैसे कि बताया था, रास बिहारी बोस हो या सचिन सान्याल हो, ये सेकंड जनरेशन की लीडरशिप थी जिनको अरविंदो घोष ने ही तैयार किया था। और ये सेकंड जो जनरेशन की लीडरशिप है आगे चल के संगठित तरीके से भगत सिंह के साथ कोलैबोरेट करेगी और फिर सुभाष चंद्र बोस के साथ कोलैबोरेट करेगी। द बनारस ब्रांच, इसकी जो बनारस ब्रांच थी इनफैक्ट उसको फाउंड किया था सचिन सान्याल ने। ओके, और इस पर्टिकुलर समिति ने एक अपनी पैम्फलेट को पब्लिश किया था जिसका नाम था द टेम्पल ऑफ गॉडेस भवानी, और इसको लिखा था अरविंदो घोष ने, जिसमें एक तरीके से भारत का चित्रण एक भारत माता के चित्रण के रूप में किया गया था, जो अपन आज देखते हैं, सुनते हैं और बोलते भी हैं। तो यह अनुशीलन समिति के बारे में था। अरविंदो घोष के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, इसके की फाउंडर मेंबर्स में से तो एक थे ही सही। और अरविंदो घोष मतलब भारत में इस पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने वाले पहले नेताओं में से एक थे। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये एक रेवोल्यूशनरी टर्न्ड फिलोसोफर थे, कि एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जो बाद में एक दार्शनिक बन गए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेसर भी हुआ करते थे। 7 साल की एज में इनके जो पिताजी थे वो ब्रिटिश के थोड़े से ज्यादा ब्रिटिश हुकूमत में विश्वास रखते थे, ब्रिटिश महिमा का गुणगान गाते थे। तो 7 साल की एज में इनको भेज दिया था बाहर, और बढ़िया इनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया। और इनके पिताजी चाहते थे, जो कि एक ब्रिटिश कोलैबोरेटर थे, चाहते थे कि अरविंदो घोष साहब भी एक क्या बने, आईसीएस ऑफिसर बने। और काफी समय तक तो इनको अपनी लोकल भाषा की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि छोटी आयु में इनको भेज दिया था बाहर पढ़ने के लिए, बांग्ला की नॉलेज इनको नहीं थी। फिर बाद में चल के ये आते हैं, भारत में प्रोफेसर बनते हैं और अनुशीलन समिति के गठन को करते हैं, और फर्स्ट जनरेशन यहीं से तैयार हो रही है। इनके साथ इनके भाई बारेंद्र कुमार घोष भी थे और परमानंद मित्रा भी थे। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल सेकंड जनरेशन की लीडरशिप में आ रहे हैं। और इस अनुशीलन समिति ने मित्रों काफी सारी गतिविधियों को करा, जैसे कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आपने सुना होगा। हम क्रांतिकारियों के ऊपर लगभग 2-3 लेक्चर लेंगे, आज पहला लेक्चर है, तो हम अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस को बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी जानकारी अनुशीलन समिति के बारे में थी। मैंने आपको बताया भी सही कि ये प्रश्न भी एक बार केवीसी में आया था, फिजिकल ट्रेनिंग ये हुआ करता था। अब सेकंड जनरेशन की लीडरशिप में मित्रों 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रास बिहारी बोस। अगर आप इस बात को इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो देखिए, आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि जो सेकंड जनरेशन है उसमें रास बिहारी बोस आ रहे हैं अनुशीलन समिति की। ठीक है, और ये कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? ये 1912 में लॉर्ड हार्डिंगे को मारने के लिए इन्होंने पूरी योजना बनाई थी, और गजब के इंटेलेक्ट थे। लॉर्ड हार्डिंगो को मारने के लिए, जो जिसके काल में आपको पता होगा ना, भारत की कैपिटल ट्रांसफर हुई थी, कलकत्ता से दिल्ली करी गई थी, जिसके काल में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था उसको रद्द करा गया था। तो उसको मारने की इन्होंने योजना बना ली थी। चोट वोट भी आई थी लॉर्ड हार्डिंग के, लेकिन बच गया था। और बाद में जब लॉर्ड हार्डिंगे स्वस्थ होके आए तो उनको वेलकम किया। अब लॉर्ड हार्डिंगो को पता ही नहीं है कि मुझे मारने की योजना भी इसी व्यक्ति ने बनाई थी जो मेरा वेलकम कर रहा है। बाद में चल के सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका चले गए थे, गदर पार्टी में ये इन्वॉल्व थे, गदर पार्टी में इन्वॉल्व थे। हालांकि गदर पार्टी जो भारत में क्रांति करना चाह रही थी वो क्रांति हो नहीं पाई थी, और फिर रास बिहारी बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और सजा दी गई थी। बाद में छूट के फिर ये जापान वगैरह जाएंगे पूरी अपनी योजना करने के लिए। और बाद में मैंने आपको बताया था 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी, और इंडियन नेशनल आर्मी को गठन करने में सुभाष चंद्र बोस का इन्होंने वो करा,
तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रांतिकारी भी भारत के योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत संगठित रूप में आंदोलन वगैरह को करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन से सुभाष चंद्र बोस। समझ में आ रहा है? एक कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और मित्रों, ये जो है, इसके ऊपर एक प्रश्न भी 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि निम्नलिखित फ्रीडम फाइटर्स को कंसीडर कीजिए और बताइए कि गदर पार्टी से कौन एसोसिएटेड था। तो डेफिनेटली मित्रों, गदर पार्टी से रास बिहारी बोस तो रिलेटेड ही थे। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट तो अपना सही है। और अगर अपन एलिमिनेट करें, पहले एलिमिनेशन ट्रिक लग जाती थी 2018 में, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, मतलब सेकंड तो आंसर होगा नहीं। बारेंद्र कुमार घोष डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे जो है गदर पार्टी से, लेकिन रास बिहारी बोस थे। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ओके, तो ये रास बिहारी बोस के बारे में था। अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इन्होंने हार्डिंगे की हत्या करने के लिए प्लान करा था। गदर मूवमेंट को भी इन्होंने ज्वाइन करा था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में करी थी इन्होंने। और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने में भी इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। ये रास बिहारी बोस के बारे में था। अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, तो आपको फैक्चुअल क्लैरिटी, फैक्चुअल स्पष्टता लेना भी थोड़ा आसान हो रहा होगा। आप कनेक्ट करके चीजों को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये है एक चीज। अब दूसरी चीज अपन देखने की कोशिश करते हैं। अगला अगर अपन पार्ट को देखें तो गदर पार्टी के बारे में जैसे बात चल रही थी। गदर पार्टी मित्रों, गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। 1913 में इसका गठन हुआ था गदर पार्टी का। और इसका सबसे मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन हुआ, विदेश में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में इसका गठन हो रहा है। और भाई साहब, इन्होंने खूब मतलब इंटरनेशनल अपना एक पूरा नेटवर्क बनाने की कोशिश करी। अब गदर पार्टी अपना एक अखबार भी निकालती थी। इनिशियली उर्दू भाषा में छपता था वो, ठीक है, जिसका नाम था गदर। और ये अखबार भाई साहब चाइना में भी जाता था, ये अखबार अमेरिका में भी प्रसारित होता था, और ये अखबार फिलीपींस वगैरह में भी जाया करता था। तो आप देख सकते हो यहां पे कि इनका जो उर्दू में इनका अखबार था, और अमेरिका, फिलीपींस, चाइना में अखबार जाया करता था। लाला हरदयाल इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, और बारेंद्र कुमार घोष भी इससे रिलेटेड थे। भाई परमानंद, करतार सिंह, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा मित्रों। मुझे पता है कि ये सारी चीजें थोड़ी सी फैक्चुअल हो जाती हैं तो बच्चे को दिक्कत आती होगी, लेकिन ये नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। हमेशा बच्चे क्या गलती करते कि की लीडर का नाम याद करते, लेकिन एसोसिएटेड लीडर्स का नाम याद नहीं करते। जबकि यूपीएससी ने 2018 में आपसे गदर पार्टी से रिलेटेड आपको भाई परमानंद और करतार सिंह और लाला हरदयाल का नाम नहीं दिया, जो अधिकतर लोग जानते। आपको एक अलग वो दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो थोड़े आप ये नाम याद रखिए कि गदर पार्टी से रिलेटेड रास बिहारी बोस थे, भाई परमानंद थे, करतार सिंह थे, सोहन सिंह भकना थे, लाला हरदयाल तो थे ही। ये नाम मैंने यहां पे दे भी रखे, और उस पीपीटी को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाबा सोहन सिंह भकना हो गए, लाला हरदयाल हो गए, ठीक है, भाई परमानंद हो गए, करतार सिंह हो गए, रास बिहारी बोस इससे रिलेटेड थे। गदर पार्टी का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था? गदर पार्टी का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन मित्रों ये था कि गदर पार्टी ने क्या करा था, कि गदर पार्टी क्या करेगी। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई तो 3 तरह के विचार थे। मॉडरेट नेता, उदारवादी नेता ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहते थे वर्ल्ड वॉर 1 में। एक्सट्रीमिस्ट नेता, उग्रवादी नेता शुरुआत में सोच रहे थे कि अगर हमने ब्रिटिश का साथ उनके दुख के समय में दिया तो पहले विश्व युद्ध के बाद हमारी लॉयल्टी को देखते हुए शायद ब्रिटिश कुछ हमारे लिए अच्छा कर देंगे। और क्रांतिकारी नेता वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश को किसी शर्त के या बिना किसी शर्त के तैयार करने में, सपोर्ट करने में तैयारी नहीं थे। समझ में आ रहा है? दे डिड नॉट वांटेड टू सपोर्ट, है ना, ये सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। तो क्रांतिकारी नेताओं ने यह योजना बना ली थी कि 1915 में फरवरी में हम भारत में पंजाब से शुरू करेंगे, लाहौर से शुरू करेंगे एक विद्रोह, और ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही बाहर निकाल देंगे। तो ये जो पूरी प्लानिंग कर रही थी कि फरवरी 1915 में 1857 की क्रांति जैसी क्रांति करेंगे, ब्रिटिश को निकाल देंगे, लाला हरदयाल की गदर पार्टी कर रही थी। और भारत में इसको लीड रास बिहारी बोस ने भी करा था। समझ में आ रहा है? यहां पे फोटो आपको दिख रहा है किसका? लाला हरदयाल का। रास बिहारी बोस भी इससे रिलेटेड थे, जिनका लिंक हो रहा है अनुशीलन समिति से। तो अनुशीलन समिति एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, जैसे कांग्रेस बना वैसे ही क्रांतिकारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है।
ठीक है। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट मित्रों ब्रिटिश इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ले आए थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ब्रिटिश इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ले आएंगे। ओके, जैसे आप कुछ प्रश्न को करने की कोशिश भी करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। हम मित्रों इसको मल्टीपल पार्ट्स में लेंगे। पहले पार्ट में तो मैंने आपको गदर पार्टी तक का कराया। अब अगला पार्ट इसका जो अपलोड होगा 1-2 दिन के अंदर ही, उसमें मैं दूसरे फेज के क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, सूर्या सेन, काकोरी रोबरी, भाई परमानंद, उनके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो गदर पार्टी के बारे में हमने ये चीज पढ़ी। गदर पार्टी, एक सेकंड रुकिएगा, देखता हूं गदर पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या हम, या आज नहीं होगा तो बाद में करेंगे। आई थिंक अगले लेक्चर में ही हमें करना पड़ेगा, अगले लेक्चर में मित्रों। लेकिन आप देख सकते हो बहुत कुछ डिस्कस करना है। चिटगांव आर्मरी रेड को डिस्कस करना है हमें, काफी सारे यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। गांधी इरविन पैक्ट का मुद्दा भी लाएंगे। क्या भगत सिंह की फांसी की सजा को महात्मा गांधी गांधी इरविन पैक्ट में डिस्कस कर सकते थे, उन चीजों को लाएंगे। तो ये एक पार्ट 1 था मित्रों। इसको समराइज करने के लिए बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अनुशीलन समिति इज बिकमिंग दैट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक केंद्रीय संगठन बन रहा है जिससे सारी चीजें लिंक हो रही हैं, फर्स्ट। दूसरी चीज, अनुशीलन समिति वो केंद्रीय संगठन तो बन रहा है, लेकिन महात्मा गांधी के आंदोलनों की तरह क्रांतिकारी आंदोलन में भी एक प्रकार का संगठन योजनाबद्ध तरीके से वो चल रहा था। अगले लेक्चर में अपन इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।